हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। दोस्तों, पीडी गुरुकुल के इस जीपीएससी मेंस क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स ये बनाए हैं। इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में ये दोस्तों अवेलेबल हैं आपको। और दोस्तों, अगले 6 महीने तक जो जीपीएससी के बेसिकली क्लास 1 एंड 2 के जो एग्ज़ाम्स आएंगे और जो सुपर क्लास 3 के एग्ज़ाम्स आएंगे, उनके लिए बहुत काम लगने वाले हैं ये वीडियोस। अगले 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बेसिकली दिए जाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स के ये सेशंस अगले 6 महीने के जीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर क्लास 3 और क्लास 1 एंड 2 के लिए दोस्तों। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है वो है सिविल सर्विसेज की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से रिलेटेड। इंग्लिश और गुजराती दोनों में ये क्वेश्चंस और आंसर्स अवेलेबल हैं। पहले हम अंग्रेजी में चर्चा करेंगे, फिर गुजराती में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन बात करी गई है कि सिविल सर्विसेज का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है भारत के अंदर, यानी कि संविधान के अंदर सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजंस हैं। और लेटरल एंट्री के बारे में आपके क्या विचार हैं। लेटरल एंट्री, क्या आपको लगता है कि लेटरल एंट्री जो है वो सिविल सर्विसेज में सही है या नहीं है, उसके बारे में सवाल है। तो दोस्तों, इसके आंसर के अंदर हम लोगों ने चर्चा करी है बेसिकली कि कौन कौन से देश के संविधान के अंदर प्रोविजंस हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। जैसे कि आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, ये पार्ट 14 यानी कि देश के संविधान के पार्ट 14 में दिया हुआ है सिविल सर्विसेज के बारे में। आर्टिकल 310 बोलता है कि भाई सिविल सर्वेंट्स का सेंट्रल लेवल पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति करेंगे, और स्टेट लेवल पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है राज्य के गवर्नर करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 311 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किसी के द्वारा किया जाता है तो उससे नीचे की बॉडी उस सिविल सर्वेंट को हटा नहीं सकती है, रिमूव नहीं कर सकती है। इसका ये मतलब हुआ, मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट किसी राज्य के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो गवर्नर से नीचे की कोई बॉडी जो है वो उस सिविल सर्वेंट को नहीं हटा सकती है। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया हुआ है, तो राष्ट्रपति से नीचे की बॉडी उस सिविल सर्वेंट को नहीं हटा सकती है दोस्तों। ये बात करी गई है बेसिकली आर्टिकल 311 के अंदर। इसके साथ साथ एक बात और करी गई है कि कभी भी अगर किसी सिविल सर्वेंट को हटाया जाएगा या उसका डिमोशन किया जाएगा, यानी कि उसके पद को नीचे किया जाएगा, तो एक इंक्वायरी के बाद ही किया जाएगा। विदाउट इंक्वायरी कुछ नहीं होगा, और उस इंक्वायरी में भी उस सिविल सर्वेंट को प्रॉपरली सुना जाएगा। तो एक इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी बैठने के बाद ही उस सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, या उसकी रैंक कम की जा सकती है दोस्तों। आर्टिकल 312 में ये भी बोला गया है कि राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से बेसिकली कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। आपको ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पता ही होगा, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब ऑल इंडिया सर्विस है दोस्तों। और इसके बाद बात ये भी करी गई है आर्टिकल 315 के अंदर। आर्टिकल 315 के अंदर बोला गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन यूनियन यानी सेंट्रल यानी कि और इसके साथ साथ स्टेट लेवल पर भी किया जा सकता है। आर्टिकल 315 के अंदर ये पावर मिली हुई है कि यूनियन लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जा सकती है, जो कि ऑलरेडी है यूपीएससी के फॉर्म में, और स्टेट लेवल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जा सकती है, जो कि गुजरात में जीपीएससी की तरह है। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया सर्विस की पावर्स हैं उनको ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है उनके बारे में पूछा गया था, तो आर्टिकल 310, 311, 312, 315 बेसिकली ये जो है मतलब आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि मुझे वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये है आपके सिलेबस के एक टॉपिक से। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। सिविल सर्विसेज का रोल क्या होता है दोस्तों डेमोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ से उठाया गया है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली अगले 6 महीने में जीपीएससी के अंदर जो भी मेंस एग्जामिनेशन होंगे उनमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस टॉपिक में भी ये
सिविल सर्विसेज के प्रोविजंस और लेटरल एंट्री का प्रोविजन ये टॉप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए रोल ऑफ सिविल सर्विसेज किसी ने नहीं भी किया है, अगर इतना भी पढ़ के चला जाए तो चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप लिख कर आ जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों लेटरल एंट्री वाले पार्ट की, कि लेटरल एंट्री का फायदा या नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा सा लेटरल एंट्री के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली लेटरल एंट्री होती क्या है। तो लेटरल एंट्री बेसिकली क्या होती है, इसको इस तरह से समझो कि आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो और एग्जाम देकर फिर आप सिविल सर्वेंट बनते हो, आप एग्जाम देकर ब्यूरोक्रेट बनते हो, आईएएस आईपीएस डिप्टी कलेक्टर मामलतदार जो भी बनते हो, एग्जाम देकर बनते हो। पर लेटरल एंट्री क्या होती है, पीछे से एंट्री, यानी कि सरकार क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, एग्जाम के थ्रू तो ले ही ले लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एग्जाम के थ्रू तो ले ही, इसके साथ साथ कुछ लोगों को अपनी मनपसंद के से ले पाए। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है या मान लो कहीं कोई व्यक्ति दूसरी जगह काम कर रहा है, तो सरकार का अगर मन हो तो उसको ब्यूरोक्रेसी के अंदर डाल दे। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब ये हो गया कि यूपीएससी जीपीएससी जो एग्जाम्स करवाएं उसके थ्रू तो ब्यूरोक्रेट बनो गई, इसके साथ साथ गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के अंदर डाल सकती है। इन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम देना नहीं होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री के फायदे भी हैं दोस्तों, लेटरल एंट्री के नुकसान भी हैं। फायदा ये है, मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूँ और फिर कुछ नुकसान भी बता देता हूँ दोस्तों। तो फायदा दोस्तों ये है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्पेशलाइजेशन की कमी है। स्पेशलाइजेशन की कमी का मतलब समझ में आता है आपको, बेसिकली आईएएस या डिप्टी कलेक्टर या जो भी लोग बनते हैं ये स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये जनरलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब फॉर एग्जांपल मानकर चलो कि कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी है, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी है वो अगर आईएएस है, लेकिन आईएएस ने अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को एनवायरनमेंट की स्पेशल नॉलेज नहीं है तो वो हो सकता है उतने अच्छे डिसीजन ना ले पाए। तो ये एक बहुत बड़े मतलब फ़ायदा हो सकता है लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया जाता है तो, कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस कुछ स्पेशलाइजेशन वाले लोगों को घुसाया जाए और उनको कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट वाले काम करवाए जाएं। तो ये स्पेशलिस्ट लोगों की कमी है इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिसके कारण स्पेशलिस्ट लोग सिविल सर्विसेज के अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू लाए जा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ एक और फायदा जो लेटरल एंट्री का है वो ये है भाई कि आईएएस ऑफिसर्स बड़ी अर्ली एज में, बहुत ही यंग उम्र में आईएएस बन जाते हैं। उनके अंदर उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उतना शायद आप बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटीज़ भी थोड़ी कम होती हैं अर्ली एज में, लेकिन उनको बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। कई बार वो गलत डिसीजन ले लेते हैं अभाव के कारण, एक्सपीरियंस के अभाव के कारण। तो लेटरल एंट्री क्या करती है, लेटरल एंट्री से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि अगर किसी एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर के बंदे को ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाया जाएगा तो वो अच्छे डिसीजन हो सकता है ले ले। एक और फायदा हो सकता है लेटरल एंट्री से, वो ये हो सकता है कि भाई बेसिकली किया ये गया था कि मेरिटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई सीनियरिटी के कंपैरिजन में। मेरिटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी दोस्तों सीनियरिटी के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि जनरली गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एफिशिएंट ऑफिसर्स जो हैं वो काम करें, है ना। तो ऐसा ना हो कि सीनियर का प्रमोशन होता जाए और जो बंदा सच में मेरिट के बेस पे यानी कि सच में काबिल है उसका प्रमोशन ना हो। आप लोग देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट में जनरली सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन होता है, जो जितने साल ज़्यादा नौकरी कर लेता है उसका प्रमोशन हो जाता है ना। तो कोशिश करी गई कि भाई इस तरह से प्रमोशन ना हो, सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन ना हो, मेरिट के बेस पे, यानी कि जो सच में काबिल है, भले ही उसने कम नौकरी करी है लेकिन फिर भी सच में काबिल है, उसके बेस पे प्रमोशन हो। तो ये कोशिश करी गई, लेकिन ये कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा करी तो गई लेकिन ब्यूरोक्रेट से इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये सिस्टम नहीं आ पाया। जिससे हुआ क्या, जिससे ये हुआ कि एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि अभी भी प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे दिए जाते हैं। भले ही आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितने भी आप मेरिट रखते हो, लेकिन अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा तो उसका कोई, इस मेरिट का कोई फायदा नहीं। सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन दिए जाते हैं जिससे कि सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो गई है। तो लेटरल एंट्री इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकती है दोस्तों। और भी फायदे हैं लेटरल एंट्री के। ऐसा देखा गया है नीति आयोग आरबीआई के अंदर कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो लोग लाए गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। और भी बेसिकली फायदा ये है कि जो लेटरल एंट्री के थ्रू लोग आते हैं वो लेटेस्ट मार्केट नॉलेज को लेकर आते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प
कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों लेटरल एंट्री के। अब हम थोड़े से नुकसान भी देख लेते हैं दोस्तों लेटरल एंट्री के। हमको किसी भी आंसर के अंदर फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ़ायदे बता दें, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नुकसान बता दें। तो नुकसान भी है। पहला नुकसान दोस्तों ये है कि हमारे देश के संविधान की कुछ वैल्यूज़ के खिलाफ है ये लेटरल एंट्री, क्योंकि देश के संविधान ने बोला हुआ है कि यूपीएससी जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट कैंडिडेट्स का। तो कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री जो है वो देश के संविधान के खिलाफ भी है। दूसरा नुकसान जो लिटिल एंट्री में हो सकता है वो हो सकता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज़ समझिए आप, लिटिल एंट्री का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को किसी बड़ी गवर्नमेंट पोजीशन पर पहुंचाया जा सके। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि मान लीजिए किसी मिनिस्टर को कोई व्यक्ति बहुत पसंद है या किसी मतलब मिनिस्टर को किसी को लाभ पहुंचाना है, तो बिना ट्रांसपेरेंसी के उस व्यक्ति को ब्यूरोक्रेट बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। तो लेटर एंट्री का ये नुकसान भी है। आप लोगों ने बेसिकली सुना भी होगा कई बार कि कुछ गवर्नमेंट्स के ऊपर ये एलिगेशंस लगता है कि वो कुछ लोगों को सपोर्ट या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस है भाई। लेटरल एंट्री का एक नुकसान ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए लेटरल एंट्री के थ्रू कोई व्यक्ति आया सरकार के अंदर, अब उसका वर्क कल्चर अलग होगा, गवर्नमेंट का वर्क कल्चर अलग होगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ और भी दिक्कत है ये कि भाई जो आईएएस लॉबी है, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं दोस्तों, उनका जो ग्रुप है दोस्तों, वो हेजिटेट करता है काम करने लिटिल एंट्रेंस के साथ, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स को ऐसा लगता है भाई हम इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करके आए हो, ये लिटिल एंट्रेंस जो है वो बिना बात के आ गए अंदर, उन्होंने कोई एग्जाम भी क्रैक नहीं किया है, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ लिटरल एंट्रेंस का मिसयूज़ भी दोस्तों हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी मर्जी के कुछ लोगों को रख लेंगे, भले ही वो लोग उतने काबिल ना हों। तो ये कुछ नुकसान है लेटरल एंट्री के बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि लेटरल एंट्री के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ कंटेंट आना ही ज़रूरी नहीं होता है। आपको कंटेंट आता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कंटेंट बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। टफ क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। आंसर का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इन कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है ये भी सब पता होना चाहिए दोस्तों। तो कंटेंट तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, या डेटा का कैसे यूज़ करना है, डायग्राम्स का कैसे यूज़ करना है, एग्जाम्पल्स का कैसे यूज़ करना है अपने आंसर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए पीडी गुरुकुल ने एक शॉर्ट कोर्स बनाया है 30+ वीडियोज़ का। 500 रुपये के आसपास ये कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ 500 रुपीज़ के आसपास ये कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। आप चाहें तो 8200380940 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम गुजराती में भी इस आंसर को देखेंगे। 8200380940 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बेसिकली इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, इस कोर्स के डेमो वीडियोस ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 40 से 50 नंबर आपके बढ़ जाएंगे सेम नॉलेज के अंदर, अगर आपको पता है कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, अगर आपको डेटाज, एग्जाम्पल्स के स्टडीज़ का यूज़ करना आ गया, अगर आप क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं तो दोस्तों। इसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों कि गुजराती में बेसिकली हमने इसी सवाल को आप समझ सकते हैं गुजराती में कि देखिए यहाँ पर बात हुई है उन्हीं सभी बातों की जो हमने ऊपर देखा था कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है, और इसके साथ साथ लिटिल एंट्री के फ़ायदे और नुकसान के बारे में दोस्तों बात करी गई है इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम के चैनल के अंदर ये सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट एक चीज़ होती है, लेकिन कंटेंट को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी ही अलग चीज़ होती है। तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। 8200380940 पर ज़रूर इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच।